नमस्कार। मैं एस सिंह पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अब हम बात कर लेते हैं चाइना की भूगर्भिक संरचना की। तो चीन की भूगर्भिक जो संरचना है वह विविधतापूर्ण है। यहाँ आदिकाल से लेकर नवीनतम काल की चट्टानें पाई जाती हैं। यानी कि आदिकाल का मतलब कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय जो चट्टानें बनी जिसमें आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। तो पुरानी से पुरानी और नवीनतम से नवीनतम चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ प्राचीनतम कठोर चट्टानों से बनी 3 प्लेटफॉर्म दृढ़ भूखंड हैं, जिनके इर्द गिर्द भूगर्भिक संरचना होती रही है। पश्चिम में तिब्बतिया, उत्तर में गोविया और दक्षिण पूर्व में कैथेगिया के भूखंड ग्रेनाइट और परिवर्तित चट्टानों के दृढ़ भूखंड हैं। यानी ग्रेनाइट चट्टान जो सबसे कठोर चट्टान होती है, उस ग्रेनाइट चट्टान की बात कही गई है। यानी कि आग्नेय चट्टान से निर्मित है ग्रेनाइट चट्टान, और परिवर्तित चट्टानों के दृढ़ भूखंड हैं। यानी कि उनका रूपांतरण हुआ है। जिन चट्टानों का रूपांतरण हुआ है उन्हें हम परिवर्तित चट्टानों के नाम से जानते हैं, जो हमेशा जल अवतरण से मुक्त रहा है। इन्हीं के इर्द गिर्द कालांतर में चट्टानों के जमाव में चीनी भूखंड अस्तित्व ग्रहण कर सका। इस विस्तृत भूखंड में अनेक भूगर्भिक हलचलों के कारण वलन और भ्रंश के साथ उत्सर्जन और निम्नजन की घटनाएं भी होती रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वलन और भ्रंश के ऊपर। तो वलन की बात अगर हम करें तो जिन चट्टानों पर हम दबाव डालते हैं, जैसे कोई चट्टान है, उन चट्टानों पर अगर हम दबाव डालें और वह चट्टान मुड़ जाए, जिसको हम वलन कहेंगे। अगर हम भ्रंश की बात करें तो भ्रंश की स्थिति जो होती है, चट्टानों पर अगर हम दबाव डालते हैं तो चट्टानों पर दबाव डालने के पश्चात चट्टानें मुड़े न बल्कि वह खिसक जाए, नीचे की तरफ चली जाए। जब नीचे की तरफ चली जाती है तो वह भ्रंश का निर्माण हो जाता है। तो वहाँ पे या भ्रंश के द्वारा वहाँ पर एक भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, या तो कभी कभी दोनों किनारे जब नीचे खिसक जाते हैं, बीच वाला भाग ऊपर की तरफ उठा ही रह जाता है, तो उसे हम ब्लैक माउंटेन कहते हैं। यानी कि एकाकी पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो ये तो रहा वलन और भ्रंश। आगे हम बात कर लें धरातली स्वरूप का। तो धरातली स्वरूप में अगर हम देखें तो चीन का जो धरातली स्वरूप है वह संरचना और उच्चावची स्वरूपों के दृष्टिकोण से चीन में पर्वत, पठार, बेसिन और जलोढ़ की प्रधानता है। तो धरातली जो स्वरूप, उच्चावच का मतलब कि ऊंचा नीचा उठा हुआ भाग। तो उच्चावच भी जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तो जो पहला प्रकार का उच्चावच होता है उसमें जो है महाद्वीप और महासागर शामिल है। दूसरे किस्म का जो उच्चावच है उसमें पर्वत है, पठार है, मैदान है। तीसरे किस्म का उच्चावच डेल्टाई भाग, घाटियाँ हो गई, मोड़ हो गया। तो ये सब जो है तृतीय श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। तो इसके लगभग 1/4 भाग पर समतल भूमि और नदियों के जलोढ़ मैदान है। यानी कि 1/4 भाग का मतलब हो गया कि 25% भाग पर नदियों और समतल भूमि है और नदियों के जलोढ़ मैदान है, जबकि 40% भाग पर पहाड़ है, 35% भाग पर पठारों का विस्तार है। यहाँ के जलोढ़ मैदानों का विस्तार 16% भाग पर है। मैदानों की ऊंचाई भिन्न भिन्न क्षेत्रों में समान नहीं है।
अगर हम देखें तो 2000 से 5000 मीटर ऊंची पहाड़ियां 6% और 5000 से ऊंचे पर्वत कुल क्षेत्रफल के 30% भाग पर विस्तृत है। यानी कि 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाने वाली जो पहाड़ियां हैं वो 6% हैं। बाकी 5000 से ऊंचे पर्वत कुल क्षेत्रफल के 30% भाग पर विस्तृत है। यानी कि 30% भाग पर विस्तृत है। यहाँ के पठार जिनकी औसत ऊंचाई, यानी कि एक औसत जो ऊंचाई निकाली जाती है, उस औसत ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर के मध्य, ये औसत ऊंचाई है। इन दोनों के मध्य कुल क्षेत्रफल के 34% भाग पर फैले हुए हैं। यहाँ की 11% भूमि 500 मीटर से नीचे है। यानी कि 500 मीटर से नीचे की तरफ 11% भूमि पाई जाती है। स्पष्ट है कि ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वह चीन में समतल भूमि अल्प मात्रा है। यानी कि समतल भूमि अगर कुछ पाई जाती है तो वह पूर्व, यानी कि चाइना में पूर्व की तरफ जो है चाइना प्लेन वगैरह, यानी कि चीन का मैदान वगैरह है। और जो भी मैदान वगैरह जो है पाए जाते हैं, जो भी कृषि वगैरह का जो कार्य किया जाता है, तो वह चाइना के पूर्व साइड में जो है कुछ परसेंट ही मिल पाता है। चलिए अब हम बात करते हैं चाइना में जो नदियां प्रवाहित होती हैं, नदियों के बारे में हम थोड़ा बात कर लें। तो चाइना में जो नदियां प्रवाहित होती हैं, तो उन नदियों में सबसे पहली अगर नदी हम बात करें तो हाम्बहो, जैसा कि मानचित्र से आप लोगों को पता चल रहा होगा, हाम्बहो नदी। तो हाम्बहो नदी का जो उद्गम क्षेत्र है, जो स्रोत है, वह तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार जो दिखाई दे रहा है आपको, उस तिब्बत के पठार में वहीं से हाम्बहो नदी निकलती है और उत्तर चीन की मुख्य नदी मानी जाती है। और यह जो है पूर्वी चीन सागर के पीला सागर के बोहाई की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो यह पीले सागर में जाके गिरती है। हाम्बहो नदी गोबी के मरुस्थल से प्रभावित होती है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा गोबी के मरुस्थल की। तो जो गोबी का जो मरुस्थल है, जो गोबी का मरुस्थल है, इस मरुस्थल का जो विस्तार हुआ है वह मंगोलिया में, यानी कि इस मरुस्थल का विस्तार चीन तथा मंगोलिया में है। यह मरुस्थल चीन के पूर्व में स्थित पर्वतों के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश वह भाग होता है जहाँ पर वनस्पतियों की कमी पाई जाती है, जहाँ पर वनस्पतियाँ ना के बराबर हों, जहाँ पर वनस्पतियाँ पाई ही नहीं जा रही हैं, उसी को हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। चूँकि ये पहले से ही बात की जा रही है गोबी का मरुस्थल मीन्स मरा हुआ भूमि, यानी कि यहाँ पर वनस्पतियों की कमी पाई जाती है। साथ ही अगर हम बात करें तो मध्य महाद्वीप में होने के कारण, भाई गोबी का मरुस्थल मध्य महाद्वीप में है, तो होने के कारण यहाँ पूर्वा तथा पछुआ दोनों ही पवनों से वर्षा नहीं हो पाती है। इस मरुस्थल का भी दक्षिण में विस्तार हो रहा है, जिसे लोएस तथा आर्डोनेस का मरुस्थल का विकास हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें कि जो मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है वह चाइना के पूर्व साइड में लोएस यानी कि बालू के रेत से निर्मित जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में फिर मरुस्थल का निर्माण हो रहा है, विकास हो रहा है। लोएस क्या होता है, थोड़ा सा उस पर नज़र डालते हैं। तो लोएस जो होता है वह बालू का मैदान होता है, जो पवन के द्वारा अपवहन का मतलब कि पवन जब बालू को उड़ाकर ले जाती है की क्रिया से निर्मित हुआ है। इस प्रकार लोएस एक यांत्रिक क्रिया से निर्मित अवसादी संरचना है। यानी कि जब अवसादी संरचना का मतलब क्या है कि भाई जब हवा चाहे उड़ा कर ले जाए, चाहे नदी बहा कर ले जाए, जब
अवसादों को बहाकर इकट्ठा कर दे एक जगह, तो एक जगह जब इकट्ठा कर रही है तो यानी कि नई संरचना का निर्माण हो रहा है, अवसादी चट्टान का निर्माण हो जाएगा। अब हम इसमें बात कर रहे थे नदियों की। तो नदियों में जो है हम हांगो नदी की बात कर रहे थे। तो गोबी के मरुस्थल से प्रभावित होती है, इसलिए यह भारी मात्रा में बालू को बहाकर ले जाती है। इसी कारण इस नदी के जल का रंग पीला हो जाता है, इसलिए इसे पीली नदी भी कहते हैं। इसलिए यह सर्वाधिक मात्रा में कीचड़ का निर्माण करती है, इसलिए इसे मूडेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड यानी कि विश्व की कीचड़ वाली नदी कहते हैं। इसलिए इसे विश्व की कीचड़ वाली नदी कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों से प्रभावित होने के कारण ये नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए जानी जाती है, यानी कि यह मार्ग में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन के लिए जानी जाती है, इसलिए इसे चीन का शोक भी कहते हैं। इस नदी के तट पर चीन बाओतो शहर स्थित है। तियानजिंग इस नदी का प्रमुख बंदरगाह है, जो बीजिंग का भी बंदरगाह है। बीजिंग नदी के तट पर स्थित नहीं है। बीजिंग नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगर हम बात करें तो बीजिंग कुछ दूर स्थित है। बीजिंग चाइना की राजधानी है। अब हम दूसरी नदी की बात कर लें, यांगटीसी नदी। यांगटीसी नदी, इसका भी जो स्रोत है वह तिब्बत का पठार है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो मध्यवर्ती चीन में बहती है और जाके पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। यह नदी चीन में लाल बालू के पत्थर से निर्मित सिचुआन बेसिन से होकर प्रवाहित होती है। इस नदी का जल लाल हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लाल बालू के पत्थर से निर्मित सिचुआन बेसिन से होकर प्रवाहित होती है, यानी कि लाल पत्थर, बालू वाला पत्थर होता है, उस पत्थर से होकर यह बहती है, जिसके वह वहाँ से ये कणों को, लाल बालू के कणों को निकालती है, निकाल कर ले आती है, जिससे नदी का जल लाल हो जाता है। इसलिए इसे चीन में रेड नदी कहते हैं। यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसके तट पर चाकविंग तथा वुहान शहर स्थित है। चाकविंग तथा वुहान शहर स्थित है। संघाई पूर्वी क्षेत्र, संघाई पूर्वी चीन सागर के तट पर स्थित इस नदी का प्रमुख बंदरगाह है। संघाई पूर्वी चीन सागर, तो संघाई क्या है? एक प्रमुख बंदरगाह है जो चीन सागर के तट पर बसा हुआ है। अब हम अगली नदी का बात करते हैं। तो अगली नदी है सिक्यांग नदी। स्रोत है चीन में स्थित यूनान का पठार। तो यूनान के पठार से आप लोग देख रहे होंगे मानचित्र में कि यूनान का जो पठार है, उस पठार से यह नदी निकलती है, सिक्यांग नदी, और दक्षिण चीन में बहती है। दक्षिण चीन सागर में जाकर गिर जाती है। ग्वांगुझू कैंटन, अगर इस नदी की बात करें तो ग्वांगुझू कैंटन इस नदी के तट पर स्थित शहर है। यह ग्वांगुझू जो है, एक कैंटन एक शहर का नाम है जो इसी नदी के तट पर स्थित है। जबकि हांगफांग तथा मकाऊ दक्षिणी चीन सागर में स्थित इस नदी के प्रमुख बंदरगाह हैं। तो इस नदी के जो दो बंदरगाह हैं, एक का नाम है हांगफांग तथा दूसरे का नाम है मकाऊ। तो दक्षिणी चीन सागर का ये जो है प्रमुख बंदरगाह है।